नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई विधियों का विकास किया है। इन विधियों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें विश्वसनीय तथा वैध कहा जाता है। जॉर्ज ए लुंडबर्ग के शब्दों में, सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास पुष्ट हो गया है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। ठोस एवं सफल होने के कारण ऐसे दृष्टिकोण को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं हैं: पहला विश्वसनीयता, दूसरा यथार्थता, तीसरा विशुद्धता, चौथा वस्तुनिष्ठता और पांचवा निष्पक्षता। मनोविज्ञान अपने शोध कार्यों में अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। शिक्षा और उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां कुछ इस प्रकार हैं। पहला है नियंत्रित निरीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में सहायक होती है। इसमें निरीक्षणकर्ता चेकलिस्ट या सिम्पटन शीट के द्वारा बालक के व्यवहार का अंकन करता है। इस विधि की अनेक प्रविधियों में से मुख्य प्रविधि कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सामुदायिक सर्वेक्षण। इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इससे किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है, यह अन्य समुदायों के बालकों के व्यवहार से क्यों भिन्न होता है की जानकारी मिलती है। दूसरा है चेक लिस्ट। यह बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास तथा व्यवहारों की एक सूची होती है। इस सूची में दिए गए पदों के अनुसार जांच करके ही व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण किया जाता है। तीसरा है परिस्थिति विश्लेषण। विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले बालक के व्यवहार का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय आदि सभी पक्षों के साथ बालक के व्यवहार में क्यों भिन्नता पाई जाती है, इस बात की जानकारी उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने से होती है जिनमें निर्दिष्ट व्यवहार किया जाता है। चौथा है समय निर्देशन। इस विधि द्वारा किसी निर्धारित समय में बालक के विकास तथा व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। एक वर्ष में अनेक बालकों के शारीरिक विकास में भिन्नता तथा उसके कारकों की जानकारी इस विधि से हो जाती है। दूसरी जो विधि है वह है प्रश्नावली विधि। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। उनके उत्तरों के अध्ययन पर बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। जी एस्टेलने हॉल ने सर्वप्रथम 123 प्रश्नों की सूची बोस्टन स्कूल के बच्चों का अध्ययन करने के लिए तैयार की। पाइल्स और एस्टोल्ज विद्वान आदि ने भी इस विधि का आश्रय लिया। इस विधि की सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, बच्चे प्रश्नों का भाव कठिन भाषा होने के कारण समझ नहीं पाते। दूसरा, काम संबंधी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते। तीसरा, जानबूझकर गलत उत्तर आ जाते हैं। चौथा, माता पिता पक्षपातपूर्ण उत्तर देते हैं। तीसरी जो विधि है वह है जीवन वृत्तांत विधि। इस विधि द्वारा बालकों के जीवन क्रम का लेखा जोखा सतर्कतापूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है। 1885 ईस्वी में प्रेयर ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग किया था। चौथी विधि है मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि द्वारा मन तथा शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शरीर के विकास के साथ साथ शरीर की अन्य मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। इसी अध्ययन पर बीने ने बुद्धि लब्धि की कल्पना की तथा मानसिक आयु का विचार प्रतिस्थापित किया। इसी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी उद्देश्य से शरीर तथा व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं
यह जानना ही इस विधि का उद्देश्य है। इस विधि के द्वारा प्राणी की अवसीमा की सत्यता को जानने का प्रयास किया जाता है। पांचवी विधि है आत्मनिष्ठ अंकन विधि। आत्मनिष्ठ अंकन विधि में बालक के अनौपचारिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे बालक के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यह विधि सरल है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग तुलना करने में किया जाता है। छठी विधि है चिकित्सात्मक विधि। चिकित्सात्मक विधि साधारणतः विशिष्ट अधिगम, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययन के लिए काम में लाई जाती है और उसमें विचाराधीन समस्या के अनुकूल विविध क्लिनिक कार्य पद्धतियाँ तथा प्रविधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। उनका लक्ष्य इस बात को पहचानना अथवा मालूम करना होता है कि उनमें ग्रंथि किन कारणों से पैदा हुई है और पात्र को क्या सहायता दी जानी चाहिए। बालकों में कभी कभी असामान्य व्यवहार पाया जाता है। यदि इस असामान्य व्यवहार का समय रहते उपचार नहीं किया जाता तो उसमें मानसिक विक्षिप्तता विकसित होने लगती है। चिकित्सात्मक विधि द्वारा ही ऐसे बालकों का उपचार किया जाता है। सातवीं विधि है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता की जांच की जाती है। आठवीं विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का उपयोग नियोजित वातावरण में बालकों के विकास के अध्ययन में किया जाता है। इस विधि में एक वर्ग नियंत्रित रहता है और एक प्रयोगात्मक। दोनों वर्गों से प्राप्त परिणामों की तुलना की जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक और विश्वसनीय तथा वैध है। प्रयोगात्मक विधि के कुछ गुण भी हैं। वह गुण है, पहला गुण है यह विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इसके द्वारा सही आंकड़े और तथ्य एकत्र किए जाते हैं। दूसरा है इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की सत्यता की जांच प्रयोग को दोहराकर की जा सकती है। तीसरा है इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कर्ष सत्य और विश्वसनीय होते हैं। चौथा है इस विधि का प्रयोग करके शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पांचवा है क्रो व क्रो के अनुसार इस विधि ने अनेक नवीन और उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला है, जैसे शिक्षण के लिए किन उपयोगी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए, छात्रों के ज्ञान का कठिन मूल्यांकन करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोगात्मक विधि के कुछ दोष भी हैं। पहला है प्रयोग में कृत्रिमता। स्वाभाविक प्रयोग के लिए परिस्थितियों का निर्माण चाहे जिन भी सतर्कता से किया जाए, पर उनमें थोड़ी बहुत कृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक है। दूसरा है कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव या अनुचित। प्रत्येक प्रयोग के लिए न तो कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण किया जाना संभव है और न किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो बालकों में भय, क्रोध या कायरता उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाना सर्वथा अनुचित है। तीसरा है प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। प्रयोज्य का मतलब है जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है उसमें प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है, अतः प्रयोगकर्ता को उसका सहयोग प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चौथा है प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव। जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है उसके व्यवहार का अस्वाभाविक और आडंबरपूर्ण हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अतः उसकी मानसिक दशा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना प्रायः असंभव हो जाता है। नौवीं जो विधि है वह है विकासात्मक विधि। इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। यह विधि निरीक्षण विधि से बहुत मिलती जुलती है। इस विधि में निरीक्षक बालक के शारीरिक और मानसिक विकास एवं अन्य बालकों और वयस्कों से उसके संबंधों का अर्थात सामाजिक विकास का अति सावधानी से एक लेखा तैयार करता है। इस लेखे के आधार पर वह बालक की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं और विशेषताओं का विश्लेषण करता है।
इसके अतिरिक्त वह इस बात का भी विश्लेषण करता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यह कार्य अति दीर्घकालीन है, क्योंकि बालक का निरीक्षण उसकी जन्मावस्था से प्रौढ़ावस्था तक किया जाना अनिवार्य है। दीर्घकालीन होने के कारण यह विधि महंगी है और यही इसका दोष है। गैरेट का यह कथन सत्य है कि इस प्रकार के अनुसंधान का अनेक वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए यह बहुत महंगा है। 10वीं विधि है मनोविश्लेषण विधि। इस विधि का जन्मदाता वियना का विख्यात चिकित्सक फ्रायड था। उसने बताया कि व्यक्ति के अचेतन मन का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह मन उसकी अतृप्त इच्छाओं का पुंज होता है और निरंतर क्रियाशील रहता है। फलस्वरूप व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं अवसर पाकर प्रकाश में आने की चेष्टा करती हैं, जिससे वह अनुचित व्यवहार करने लगता है। अतः इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तदुपरांत उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गांतीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जाता है और इस प्रकार उसके व्यवहार को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। इस विधि की समीक्षा करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है, इस विधि में बहुत समय लगता है, अतः इसे तब तक आरंभ नहीं करना चाहिए जब तक रोगी इसको अंत तक निभाने के लिए तैयार न हो, क्योंकि यदि इसे बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो रोगी पहले से भी बदतर हालत में पड़ जाता है। मनोविश्लेषक भी इस विधि को आरोग्य प्रदान करने वाली नहीं मानते हैं, पर इसके कारण कई अस्त व्यस्त चिकित्सा पूर्व की स्थिति से अच्छी दशा में व्यवहार करते देखे गए हैं। 11वीं विधि है तुलनात्मक विधि। इस विधि का प्रयोग अनुसंधान के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जब भी दो व्यक्तियों या समूह का अध्ययन किया जाता है, तब उनके व्यवहार से संबंधित समानताओं और असमानताओं को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग करके अनेक उपयोगी तुलनाएं की हैं, जैसे पशु और मानव व्यवहार की तुलना, प्रजातियों की विशेषताओं की तुलना, विभिन्न वातावरणों में पाए गए बालकों की तुलना आदि। इन तुलनाओं द्वारा उन्होंने अनेक आश्चर्यजनक तथ्यों का उद्घाटन करके हमारे ज्ञान और मनोविज्ञान की परिधि का विस्तार किया है। 12वीं जो विधि है वह है साक्षात्कार विधि। इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी विशेष समस्या का अध्ययन करते समय उससे संबंधित व्यक्तियों से भेंट करता है और उनसे समस्या के बारे में विचार विमर्श करके जानकारी प्राप्त करता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो कोठारी कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भारत का भ्रमण करके समाज सेवकों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, विभिन्न विषयों के विद्वानों और शिक्षा में रुचि रखने वाले पुरुषों और स्त्रियों से साक्षात्कार किया। इस प्रकार कमीशन ने कुल मिलाकर लगभग 9000 व्यक्तियों से साक्षात्कार करके शिक्षा की समस्याओं पर उनके विचारों की जानकारी प्राप्त की। 13वीं विधि है विभेदात्मक विधि। प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता ही उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इससे व्यक्ति की पहचान बनती है। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा शिक्षण के दौरान व्यक्तिक भेदों की अनेक समस्याओं से जूझता है। शिक्षक को शैक्षिक कार्य का संचालन करने में व्यक्तिक भेद विशेष कठिनाई का अनुभव कराते हैं। विभेदात्मक विधि व्यक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन पर बल देती है और बालकों की समस्याओं का समाधान करती है। इस विधि में अध्ययन की अन्य विधियों तथा तकनीकों का सहारा लिया जाता है। प्राप्त परिणामों के विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं की रचना विभेदात्मक विधि के आधार पर की है। कैटल ने विभेदात्मक परीक्षण की रचना तथा विश्लेषण में पर्याप्त सहयोग दिया है। यह विधि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है।